हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और जैसा कि आपको पता है, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है क्लास 11 12 का। किसके लिए? बोर्ड्स के लिए भी और जेई के लिए भी। ठीक है। तो तैयारी अपनी ज़ोरों से रखना, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, कमेंट सेक्शन में लिखो। आपको ठीक है, दोबारा कोई चीज़ समझनी है तो बेटा लिख दो, नेक्स्ट क्लास में आपको कवर करा दी जाएगी। अदरवाइज आप टेलीग्राम डाउट चैनल पे भी पूछ सकते हो, है ना। और ये सब कुछ करने के लिए ठीक है, जो यूट्यूब पे कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, इसके लिए आपको कहाँ पे आना है? ट्रेंडिंग ट्यूटर के शानदार चैनल पे। अब तो भैया शानदार बनता जा रहा है, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, है ना। अभी मतलब आपने इतनी जल्दी 500 सब्सक्राइबर भी कर दिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, इतना इतना प्यार दिखाने के लिए। और ऐसे ही करते रहो भैया, ऐसे करते रहे तो हम पता नहीं आपके लिए क्या क्या करते रहेंगे, है ना। और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, तो धीरे धीरे वो भी फुलफिल करेंगे। ठीक है। तो आज है हमारा केमिस्ट्री क्लास 12 का लेक्चर नंबर 5, सॉल्यूशन चैप्टर है। आई होप आपको मज़ा आ रहा है। देखो, ये आपके न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से ही आपके न्यूमेरिकल आने हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर हैं। बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है ना, न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते। तो जैसे आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है, बस वैसे करते रहो। ठीक, 3 ही चैप्टर हैं बेटा, वहीं से न्यूमेरिकल आने हैं। बाकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से कोई न्यूमेरिकल नहीं आना। सिलेबस बहुत छोटा है आपका, केमिस्ट्री का 10 चैप्टर हैं, बहुत आसान है। क्लास नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे। और वहीं पे एक हमारा डाउट ग्रुप भी है। ठीक है, डाउट ग्रुप में आप अपने क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हो, जो गाइडेंस चाहिए आप वहाँ पे ले सकते हो 1 on 1। बेटा आपको तुरंत रिप्लाई करने की मैं कोशिश करता हूँ, जितनी जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूँ बच्चों के, तो मैं वो कोशिश करता हूँ। और मिलते हैं बच्चों को, रिप्लाई मिलते हैं। तो चाहे आप कमेंट में करो। देखो, कमेंट में मैं एक बात बताता हूँ, कमेंट में ना, जब आप एक बार कमेंट करते हो उसके बाद ना दोबारा अगर उसी में मैंने रिप्लाई कर दिया, उसके बाद आप कमेंट कर रहे हो, तो मेरे पास ना नोटिफिकेशन नहीं आती है। ठीक है, वहाँ पे न्यू कमेंट के एज सच नोटिफिकेशन नहीं आती। तो इसीलिए आप अगर कोई डाउट रह जाता है आपका कमेंट सेक्शन में, नहीं मैं रिप्लाई कर पाया, तो बेटा वो चीज़ आप डाउट ग्रुप में जाके पूछ लो। ठीक है, इसीलिए डाउट ग्रुप बनाया हुआ है आप ही के लिए, ताकि आप अपने डाउट्स पूछ सको। एक टू वे कन्वर्सेशन रहे, खाली मेरी मेरी बातें नहीं सुननी आपको, है ना। आपको अपना ही बताना है कि सर हमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो राउल्ट्स लॉ आपने देख लिया था, राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन क्या बनी थी हमारी? राउल्ट्स लॉ क्या कहता था? टोटल प्रेशर होगा वो दोनों लिक्विड के प्रेशर के सम के बराबर होता है। ठीक है, फिर हमने यहाँ से पी ए की वैल्यू निकाली थी, एक्स ए इंटू पी नोट ए। पी बी की वैल्यू निकाली थी, एक्स बी इंटू पी नोट बी। एक्स बोलो, काई बोलो, जो भी आपको ठीक लगता है वो बोलो। और इस हिसाब से ये इक्वेशन क्या बनी? पी टी इज इक्वल टू काई ए पी नोट ए प्लस काई बी पी नोट बी। और फिर इसी को हमने मॉडिफाई भी किया था, पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू काई ए प्लस पी नोट बी। ठीक है। अच्छा, थोड़ी बहुत ही ना, मैं लिखने में कई बार हो जाता होगा, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखा करो। न्यूमेरिकल में अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, तो उस चीज़ का बेटा आपको ध्यान रखना है। बताऊंगा सही, लेकिन हाँ, हो सकता है कि यार थोड़ा बहुत था गड़बड़ हो जाए। चलो, अब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मतलब हम ग्राफ बनाने वाले हैं। एक साइड हम प्रेशर को रखेंगे और एक साइड हम कंपोजिशन रखेंगे। कंपोजिशन मतलब काई। ठीक है, कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन। तो ये हमें लेना है वाई एक्सिस पे, ये हमने लिया वाई एक्सिस पे। ये है हमारा कंपोजिशन एक्स एक्सिस पे। तो y की वैल्यू, y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मेरे को चमकती हुई दिख रही है यहाँ पे, है ना। ये जो मेरी वैल्यू होगी, ठीक है, चलो मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए। पी टी हमारा आएगा वाई एक्सिस पे, ये आएगा हमारा एक्स एक्सिस पे। ये वैल्यू मेरी किसकी आ रही है? एम, स्लोप। और ये क्या होगा? इंटरसेप्ट। मतलब एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है, और
जिसमें इंटरसेप्ट की भी कोई ना कोई वैल्यू है, मीन्स ये ओरिजिन से ग्राफ हमारा शुरू नहीं होगा। ठीक है, ग्राफ बनाने आपको आई होप आते हैं। ठीक है सर, ऐसे वाला ग्राफ क्यों बना रहे हो? सिंपल जो आज तक हमने पढ़ा है, ये वाला ग्राफ बनाओ। ये वाला बना लो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल पॉइंट आपको दिख जाएगा रिप्रेजेंट ऐसे किया हुआ है। ये ये एक्सिस क्या है हमारी? वेपर प्रेशर की। ठीक, यहाँ पे हम दिखाएंगे अपना कंपोजिशन। इक्वेशन ध्यान रखना हमारी क्या थी? पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू काई प्लस पी नोट बी। अब काई की वैल्यू देखो, मोल फ्रैक्शन का सम भी आपको पता है बेटा, काई ए प्लस काई बी कितना होता है? 1 होता है। अगर हम यहाँ पे काई ए को 0 कर दें, ठीक है, इनिशियली स्टार्टिंग में अगर मैं काई ए को 0 कर दूं, तो मेरी पीटी की वैल्यू देखो क्या आएगी? वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर पीटी कितना आएगा? काई ए 0 हो जाएगा, ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई? 0 हो गई। तो मेरे पास क्या बचा? पी बी, है ना, इंटरसेप्ट जो था मेरा वही बचेगा, पी बी। मान लेते हैं पी बी, ये मेरा पॉइंट क्या हो गया? पी बी का पॉइंट हो गया। दिस इज पी बी, नहीं है पी नॉट बी। ठीक है, और जब मेरी धीरे धीरे करते करते आगे तक बढ़ेंगे, काई ए की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। देखो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। 1 का मतलब क्या है? काई ए 0 का मतलब क्या है? इस सॉल्यूशन में इस टाइम काई ए का मतलब देखो, ये प्रेशर किसके बराबर आया? पी नोट बी के। मतलब ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, है ना। टोटल वेपर प्रेशर बी के वेपर प्रेशर के बराबर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इस टाइम उसमें ए है ही नहीं है, ए 0 है। ए 0 है का मतलब क्या है? पूरा का पूरा बी ही मौजूद है यहाँ पे। एक्स बी की वैल्यू, काई बी की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है? पूरा का पूरा अभी बी ही है। और जैसे जैसे आप ए को डालना स्टार्ट करोगे, आपने ए डाला, पूरा 1 किया, और बी की वैल्यू काई बी क्या करा? 0 करा। अब जब इस इक्वेशन में आप 1 डालोगे तो आपके पास, अभी मैं आगे सोल्व भी करा के दिखा दूंगा, 1 डालेंगे तो पी नोट ए माइनस पी नोट बी प्लस पी नोट बी, ये कैंसिल हो जाएगा। पी नोट ए बचेगा आपके पास सारा का सारा। ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी? अच्छा सर, अब ये पी नोट ए जो बनाना है वो पी नोट बी के बराबर बनाना है। पी नोट बी से छोटा बनाऊं या पी नोट बी से बड़ा बनाऊं, ऊपर बनाऊं? है भाई, कहाँ पे बनाना चाहिए? सोचो भैया। पी नोट ए ऊपर आएगा क्योंकि ये क्या है? ज़्यादा है। पी नोट ए में से पी नोट बी आप क्या कर रहे हो? माइनस कर रहे हो। ठीक है, तो हमारा पी नोट ए कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा। तो मेरा जो ग्राफ आएगा अब यहाँ पे इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, ये कैसी लाइन जाएगी? स्ट्रेट लाइन जाएगी। इनको आप क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। ये जो लाइन हुई आपकी, ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल वेपर प्रेशर। ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल वेपर प्रेशर। आई नो आपके स्कूल में, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनाया है। ये इस ग्राफ पे हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अभी हमने टोटल वेपर प्रेशर का बनाया है, ठीक है, उस ग्राफ पे हम स्टेप बाय स्टेप पहुंच जाएंगे। यहां की कंडीशन, ये कंडीशन क्या है? प्योर लिक्विड बी। ये कंडीशन क्या है? इसको हटाते हैं, ये आपको पता है। यहां पे क्या है? प्योर लिक्विड ए। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया? तो हम यहां से इस ग्राफ से मैं क्या नोट कर रहा हूं? देखो पी टी की वैल्यू इससे कम नहीं हो रही, है ना, और इससे ज्यादा नहीं है। पी नोट ए से ज्यादा नहीं है, यहां पे नहीं है। देखो ना, टोटल वेपर प्रेशर मेरा कहाँ पे लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यहां तक की जो वैल्यू होगी,
ये हमारी पीटी की वैल्यू है, और यहाँ पे ये पीटी की वैल्यू इससे नीचे नहीं है, ठीक है, और इस पॉइंट से ऊपर नहीं है, पी नोट ए से ज़्यादा नहीं है और पी नोट बी से कम नहीं है। इस ग्राफ को रीड आपको करना आया होगा। चलो मैं दोबारा बनाता हूँ, जितनी बार बनाओगे उतना अच्छा है। यहाँ पे हमने लिखा पी नोट ए, सॉरी पी नोट बी, जब का ये हमारा 1 था, का ये हमारा 0 था सॉरी, और काई बी 1 था, तो वो आपका वेपर प्रेशर इतना आया, ये चीज आई, तो मतलब मिनिमम वैल्यू तो यही है, इससे नीचे तो नहीं है। और जब मिक्सचर में काई ए 1 था, काई बी की वैल्यू 0 थी, तब आपका पी नोट ए आया। तो जो लाई कर रहा है टोटल वेपर प्रेशर, वो पी नोट बी से पी नोट ए तक ही कर रहे हैं, ठीक है। यहां से मैं क्या लिख रहा हूं कि जो मेरा पी टी की वैल्यू है, पी टी लाइज बिटवीन पी नोट बी एंड पी नोट ए, ठीक है, क्लियर है। अब कौन सी वैल्यू छोटी है, पी बी छोटी है ना, पी बी क्या है, छोटा है, या आप कहो काई ए जब मिनिमम है, कंपोजिशन ऑफ ए इज मिनिमम, कितनी है, मिनिमम है, तो टोटल वेपर प्रेशर कितना आ रहा है आपका, पी नोट बी। और काई ए की वैल्यू जब मैक्सिमम है, तो टोटल वेपर प्रेशर कितना आ रहा है आपका, पी नोट ए, ठीक है, क्लियर है इतना। अब यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके पास बन जाते हैं, जैसे अगर पी नोट ए की वैल्यू दे दी 450 mmHg, पी नोट बी की वैल्यू आपको दे दी 700 mmHg, और पी टी आपसे पूछ लिया, पी टी क्या होगा, ऑप्शन दे दिए 300 mmHg, ऑप्शन बी 135 mmHg, ऑप्शन सी 860 mmHg, या ऑप्शन डी आपको दे दें 650 mmHg, और कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना दिया हुआ है। तो पीटी की क्या वैल्यू होगी भाई, बताओ, सोचो क्या वैल्यू आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, आई होप आपने सोच लिया होगा इस टाइम तक। कुछ बच्चे फॉर्मूला सोच रहे हैं, भैया फॉर्मूला तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको दो वैल्यूज़ दी हैं, ओ सॉरी 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 यहाँ पे, हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पी ए पी बी हमें कुछ भी ले ली, हमें नहीं पता ए बी क्या है। आंसर ये लगेगा, क्यों सर आंसर ये क्यों लगेगा, आपने ऐसे कैसे लगाया, भैया हमें अभी बात की, कोई भी मिक्सचर है, ठीक है, उसमें कोई भी आपका सोल्यूट होगा, एक सोलवेंट होगा, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, उनका कुछ ना कुछ प्योर लिक्विड की टर्म में, जब वो उनका प्योर वेपर प्रेशर होगा, और जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो प्योर से ना तो ज्यादा जा सकता ना ही कम जा सकता, यही तो लिखा है हमने। पीटी लाइज बिटवीन पी नोट बी एंड पी नोट ए, सर वहां पे पी नोट बी छोटा था, आपने यहाँ पे पी नोट बी बड़ा ले रखा है, मेरे को नहीं पता ना ये वाला सॉल्यूशन कौन सा है, इसमें बी क्या है ए क्या है, ठीक है, हमें नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि जो मेरा ओवरऑल टोटल वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का, वो इनके प्योर के बीच में ही लाई करेगा, ना प्योर से कम होगा ना प्योर से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन देख लो, 300 कम है भाई 450 से, है ना, 135 कम है 450 से, 860 ज़्यादा है 700 से, तो इन दोनों के रेंज में कौन सा नंबर लाई कर रहा है, 650 लाई कर रहा है, तो बस यही मेरा क्या है, आंसर है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे खेले जाते हैं बेटा, क्लियर, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अब अच्छा यहीं पे लिख देना चाहिए था मुझे, यहाँ पे एक और चीज लिख लेते हैं, देखो पी नोट मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना है यहाँ पे, टोटल वेपर प्रेशर मैक्सिमम की अगर हम बात करें
तो कितना है, पी नॉट ए के बराबर। अगर मिनिमम की बात करें वो कितना है, पी नॉट बी के बराबर। कब ये कंडीशन, ये सारी कंडीशन मैं किस बेसिस पे लिख रहा हूँ, जब मेरी इक्वेशन क्या है बेटा, इक्वेशन ध्यान रखना, मैंने काई ए की टर्म में ये जो ग्राफ बनाया है वो काई ए की टर्म में बनाया, आप बी की टर्म में बनाओगे आपका अलग आ सकता है, लेकिन बनाना ए की टर्म में है क्योंकि वही स्टैंडर्ड लिया जाता है। आपके जेई के क्वेश्चन भी उसी के बेसिस पे पूछे जाते हैं। हाँ चेंज भी हो सकता है लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो मेरी इक्वेशन में आपको बार बार लिख रहा हूँ हर स्लाइड पे कि इक्वेशन ये मैं लेके चल रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं ये सारे पॉइंट्स लिख रहा हूँ। आप पता चले काई बी के हिसाब से बना रहे हो तो आपका कुछ और आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई, तो यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पी नोट ए ज़्यादा होगा, पी नोट बी ज़्यादा होगा, वो भी हम देख चुके हैं। क्लियर? चलो, अब अगर मैं पी ए और पी बी की ग्राफ बनाऊं, अब मैं बनाता हूं, देखो अब हम धीरे धीरे अपने ग्राफ को जोड़ते चले जाएंगे। हमें पता है पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता है। हाँ जी सर, इतना क्लियर है। और मुझे ये भी पता है कि पी ए क्या होता है, काई ए इंटू पी नोट ए। तो अगर यहाँ पे ये क्या है, ए का प्रेशर, ये किसका प्रेशर है बेटा, ए का प्रेशर। तो अगर मैं ए का प्रेशर प्लॉट करूं, यहां पे वेपर प्रेशर प्लॉट करेंगे पी ए का, ठीक है, और यहां पे काई ए। अगर काई ए की वैल्यू जीरो है, यहां पे काई ए की वैल्यू जीरो है तो पी ए क्या होगा बेटा, जीरो होगा बिल्कुल यहीं पे, है ना। और जब काई ए की वैल्यू वन होगी तो ये किसके बराबर होगा, पी नोट ए के बराबर होगा। तो यहां से ये वाला ग्राफ कैसे जाएगा, ये वाला ग्राफ कैसे जाएगा, अच्छा ये इक्वेशन भी क्या है देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं होता लेकिन बनाने के लिए हमें रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रेट लाइन ही बनाना पड़ता है, ठीक, इक्वेशन के हिसाब से। अदरवाइज एक्चुअल में वेरिएशंस आती हैं, क्यों आती हैं, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन आ जाती है, सब कुछ जो आप आगे पढ़ोगे। ऐसे ही सिमिलरली मैं पी बी का ग्राफ बनाऊं, आप कहोगे ना सर यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन ले रहे हो और बुक में ना हल्का सा कर्व है, वो बेटा एक्चुअल डाटा के हिसाब से बने होते हैं ग्राफ। यहाँ हम थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से बने होते हैं जिसमें चेंजेस आते हैं। ठीक, चलो भाई पी बी की बात करें, और इसी के सेम अगर मैं बनाऊं, अब इस पॉइंट पे हमने काई ए क्या लिया हुआ है, जीरो लिया हुआ है, क्योंकि एक्चुअल ग्राफ हमने, जो ये वाला ग्राफ है वो हमने काई ए के हिसाब से बनाया हुआ है। तो सर आप यहाँ पे काई बी क्यों नहीं ले रहे, काई बी भी ले रहे हैं बेटा, जहां पे काई ए जीरो होगा वहां पे काई बी क्या होगा, वन होगा। और जब काई बी की वैल्यू वन होगी, सॉरी यहाँ पे बी आएगा, जब काई बी की वैल्यू वन होगी तो पी बी किसके बराबर आ रहा है, पी नोट बी के। क्लियर? और यहाँ पे जब हम काई ए की वैल्यू वन ले रहे हैं तो काई बी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो आएगा तो पी बी की भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे पी बी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ हुआ पी ए का, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ ए। ये ग्राफ हुआ पी बी का, वेपर प्रेशर ऑफ बी। और ये ग्राफ था आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का। अब अगर मैं इन तीनों ग्राफ को ज्वाइन कर दूं, एक ही में ये तीनों ग्राफ बनाऊं, तो देखो कैसे बनेंगे। यहाँ पे हमारा टोटल, या हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं सिंपल, यहाँ पे हमारा मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये वेपर प्रेशर हो गया, ये हमारा मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी यहाँ पे। चलो, काई ए जब यहाँ पे ज़ीरो था और यहाँ पे काई ए की वैल्यू बढ़ते बढ़ते वन हुई,
काई ए की वैल्यू 0 थी, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या आ रहा था, पी नोट बी के बराबर आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे काई बी ही था सॉल्यूशन में, है ना, और सॉल्यूशन का जो होएगा वो काई बी के बराबर हो जाएगा, पी नोट बी के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे पी नोट ए के बराबर आएगा, और यहाँ पे काई बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले अगर मैं सॉल्यूशन का बनाऊं तो ये मेरा ग्राफ किसका बना, सॉल्यूशन का, जो किसके बराबर है, पी ए प्लस पी बी के बराबर है। ठीक है बच्चे, इतना वेरी गुड। अगर मैं अब सिंपल इनके ग्राफ बनाऊं, पी ए और पी बी के, पी बी का ग्राफ यहाँ पे 1 है, जाते जाते क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये ग्राफ मेरा किसका आया, पी बी का। ठीक है, ये ग्राफ किसका आया बेटा, पी बी का ग्राफ। और ऐसे ही अगर मैं पी ए का ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे 0, ये चीज आएगी, ये ग्राफ किसका बना, मेरा पी ए का ग्राफ बना। ठीक है, ये ग्राफ किसका बना, पी ए का ग्राफ बना। क्लियर। तो ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, जो आपको बनाना आना चाहिए, कैसे बना है, किस पॉइंट पे, सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। मैंने एकदम नहीं बनवाया, मैंने स्टेप बाय स्टेप करके बनवाया है। पहले टोटल वेपर प्रेशर का बनाना सिखाया, फिर पी बी का कैसे बनता है, ये लाइन ऐसे क्यों आई, पी ए की ये लाइन ऐसे क्यों आई, सब कंडीशन आपको अब पता है। ये कौन सी कंडीशन है, प्योर लिक्विड बी वाली कंडीशन है। सर आपको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि भैया पूरे काई बी की वैल्यू क्या है, 1 है, सॉल्यूशन में काई ए 0 है, मतलब ए की कंपोजिशन 0 है, ए है ही नहीं है ना, ए नहीं है तो क्या होगा, बी होगा, तो मतलब वो प्योर लिक्विड बी वाली कंडीशन होगी, और ऐसे ही यहाँ पे प्योर लिक्विड ए वाली कंडीशन होगी। बताओ अब क्या सारा कुछ इसमें क्लियर है। ठीक है, और एक देखो यहाँ पे मैं एक पॉइंट मार्क कर रहा हूँ ओ, इस पॉइंट पे आप पी ए की वैल्यू निकालो और पी बी की वैल्यू निकालो। इस पॉइंट पे क्या आ रहा है, एट पॉइंट ओ पी ए इज इक्वल टू पी बी, ऐसा आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वहां पे उसका वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे पी ए की वैल्यू भी ये है और पी बी की वैल्यू भी यही है। ठीक है, मीन्स पी ए पी बी के इक्वल है। समझ आया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। ठीक है, अगर अभी भी इसमें किसी को कोई डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना ग्राफ में, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले और मेरे से डाउट ग्रुप में पूछ लो। डाउट ग्रुप में आपको फ़ोटो सेंड करना अलाउड है, लेकिन फ़ोटो सिर्फ रेलिवेंट सेंड होनी चाहिए। ठीक है, और कोशिश ये रखना जो सिलेबस मैं कवर करवा चुका हूँ उसी का डाउट आप पूछो। ठीक है, जो चैप्टर अभी तक हमने नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसका डाउट आप मत लेना। क्वेश्चन आया है आपके सामने, तो क्वेश्चन को सोल्व करो अपनी कॉपी में, अपने आप सोल्व करने की इसको कोशिश करो, फिर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। मीन्स वीडियो पॉज करके आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, क्लियर है। रीड करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड प्योर लिक्विड बी आर 500 एंड 800 mm Hg रिस्पेक्टिवली। ठीक है, गिवन क्या है नोट करते चलो। वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का है, मतलब ये पी नोट ए की वैल्यू दी हुई है कितनी, 500 mmHg, और पी नोट बी की वैल्यू दी हुई है 800 mmHg। ठीक है, इफ सॉल्यूशन इज बॉइल्ड एट 433 केल्विन टेम्परेचर, ये क्या दिया हुआ है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ आपको बॉइलिंग पॉइंट का, है ना, ध्यान आ रहा होगा। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एट 433 केल्विन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे मोल फ्रैक्शन निकालने हैं आपको लिक्विड ए के, मीन्स काई ए की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, हमें क्या पता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें पता है वो क्या है कि हम तो ये फॉर्मूला जानते हैं सर, ऐसा होता है पी नोट ए माइनस पी नोट बी
इंटू काई ए प्लस पी नोट बी। तो मेरे पास यहाँ पे पी नोट बी है, पी नोट ए है, पी नोट बी भी है, ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू मुझे निकालनी है। इसका क्या करें? अब ये वैल्यू अगर मुझे पता होती तो मेरा काई ए यहां से मुझे साफ साफ आता हुआ दिखाई दे रहा है ना? तो मुझे यहाँ पे साफ साफ मेरा काई ए आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सर यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं हुआ। दिक्कत तो यही है ना, समस्या तो सबसे बड़ी यही है कि सर यहाँ पे मुझे पीटी की वैल्यू कहाँ से लेके आऊं मैं? मुझे और तो कहीं हिंट भी नहीं दिख रही है। हाँ, ये बॉइलिंग पॉइंट वाला डाल रखा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये बॉइलिंग पॉइंट से करना क्या है ना? तो अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको क्या चीज़ याद रखनी है? आई गेस मैंने पहले बताया है या नहीं बताया, मेरे भी ध्यान से निकल गया है। अगर बताया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज दोबारा बता देते हैं भाई, क्योंकि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करोगे ना उनसे कुछ ना कुछ सीखोगे, उनसे आपकी चीज़ें पक्की हो जाएगी। देखो, जब भी सॉल्यूशन बॉयल करता है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन थी बेटा कि अभी आगे भी आएगा दोबारा से, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल मतलब जो आपके एनवायरमेंट में है। तो एनवायरमेंट में कितना प्रेशर होता है भैया? पी एटीएम के बराबर हो जाता है। और पी एटीएम की वैल्यू कितनी होती है? 1 एटीएम, है ना? पी एटीएम किसके बराबर होता है? 1 एटीएम के बराबर होता है। सर अब यहाँ पे यूनिट तो mmHg दी हुई है, तो आपको क्लास 11th में आपने सीखा है 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mmHg। तो सर यहाँ पे मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो पी टी था उसकी वैल्यू 760 होगी। जी बिल्कुल, ठीक है। तो आपने कॉन्सेप्ट क्या सीखना है यहां से? आपको क्या चीज याद रखनी है कि एट बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट पी टी इज इक्वल टू 760 mmHg। सॉल्यूशन कोई भी हो, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सर अलग अलग सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो सकता है बेटा। बहुत सही बोल रहे हो आप, आपके दिमाग में अगर ये बात आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। अलग अलग हो सकता है, लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है कि कोई भी सॉल्यूशन हो जब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो आता है वो हमेशा ही एक्सटर्नल के बराबर होता है। तो एक्सटर्नल तो चेंज नहीं हो रहा ना हमारा उसमें, तो हमें नहीं फर्क पड़ेगा कि सॉल्यूशन कौन से लिक्विड का है, कैसा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अलग अलग हो सकता है। जैसे इस सॉल्यूशन का यहाँ पे दिया हुआ है 433 केल्विन, हो सकता है कोई सॉल्यूशन ऐसा हो जिसका 500 केल्विन हो, कोई सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है जिसका 400 केल्विन हो। तो हमें तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकालना, हमें चाहिए यहाँ पे पीटी। ठीक है, तो पीटी हमारा मिल गया। अब आप इस क्वेश्चन को बड़े इजीली सोल्व कर सकते हो। तो पीटी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट बी इंटू काई ए प्लस पी नोट बी। तो वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पे, है ना? 760 इज इक्वल टू पी नोट ए कितना दिया हुआ है? 450। कितना दिया हुआ है? 500, 500 एंड 800। तो 500 माइनस 800 काई ए प्लस 800। तो इसको आप सोल्व करो, ठीक है, इसको आप सोल्व करके काई ए की बेटा वैल्यू निकाल लो। ठीक है, बहुत इजी है। तो 40/300 सोल्व कर लेना, क्या आता है? 40/300 तो मतलब 2/15 पॉइंट्स में इसको सोल्व करो, अदरवाइज क्या पता मैं गलती कर दूँ, है ना? 0.1214 के आसपास आएगा ये। ठीक है, 0.1214 एग्जैक्ट आप निकाल सकते हो, और यहाँ पे आप काई बी की वैल्यू भी लिख सकते हो, है ना? इस सॉल्यूशन में दोनों की कंपोजिशन यहाँ से निकाल सकते हो। तो इस सॉल्यूशन से आपको, इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखना था? ये वाला कॉन्सेप्ट,
कि भैया बॉइलिंग पॉइंट पे जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, और एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब पी एटीएम एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू एम एम एच जी में देखें तो 760 mmHg होती है। क्लियर बच्चे? चलो जी, बहुत बढ़िया। आई होप आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही, और दिक्कत आ भी रही है किसी को, सॉल्यूशन मैंने बता दिया भाई क्या करना है। ठीक है, तो कमेंट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले और डाउट पूछ लो डाउट ग्रुप में। चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा कंपोजिशन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन वेपर फेज। अब ये क्या है सर? देखो, आपने एक सॉल्यूशन बनाया था, है ना? आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें आपने दो लिक्विड डाले। इसमें आपने लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है। वेरी गुड सर। लिक्विड ए कितना है? काई ए। लिक्विड बी कितना है? काई बी। कहाँ पे? लिक्विड की बात हो रही है ये। ठीक है, ये क्या है हमारे? दीज आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज। जब ये लिक्विड है तो इतना है, समझना। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में हमारे ये हैं। ठीक है, अब जैसे आप इनको हीट करोगे, यहां पे इसके वेपर्स जनरेट होंगे, है ना? यहां पे इसके वेपर्स जनरेट होंगे। तो मान लो ये बी के थे और व्हाइट वाले क्या हैं? ए के हैं। अब वेपर के अंदर कितने वेपर ये बने हैं, वेपर्स की कंपोजिशन निकालो। ठीक है भैया, लिक्विड में तो आपको पता है काई ए काई बी है। वेपर जो बने, अब क्या सारे के सारे ही वेपर बन गए होंगे? कुछ बने होंगे, कम बने हैं, ज्यादा बने हैं, किसके कम हैं किसके ज्यादा हैं हमें नहीं पता। मुझे कंपोजिशन चाहिए वेपर फेज में। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है सर? कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, है ना? कंपोजिशन का मतलब क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो लेकिन कहां पे चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज? मुझे ये बताओ। टॉपिक समझ आया? ठीक है, टॉपिक समझ आ गया क्या है? क्लियर है कि कंपोजिशन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन वेपर फेज का मतलब क्या है? भैया लिक्विड में तो आपने डाल दिया, हाँ मैंने इतने मोल ए के डाले, इतने मोल बी के डाल दिए, चलो उसके आपको पता लग गया। कितने बने वेपर, कितने बने? ए के कितने मोल वेपर बने, बी के कितने मोल वेपर बने? ठीक है, अगर ये मुझे पता चल जाए तो मेरी बात ही खत्म। मुझे वेपर फेज में निकालनी है अब कंपोजिशन। ठीक है, क्लियर है? अब देखो कैसे निकालेंगे। लेट वाई ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। इन वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज वाई बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। देखो लिक्विड फेज में आपको पता है काई ए काई बी है ना? लिक्विड फेज में आपको पता है काई ए काई बी है। अब वेपर फेज में हमने मान लिया वाई ए और वाई बी है। एंड अब हमें एक और चीज राउल्ट्स लॉ से ये भी पता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, है ना? ये चीज पता है हमें, बहुत बढ़िया। अच्छा ये डेरिवेशन है आपकी, डेरिवेशन ऐसे ही करके आनी है। क्लियर? बट आपने एक लॉ पढ़ा है, आई गेस नहीं पढ़ा हुआ, गैसियस स्टेट आपका चैप्टर खत्म हो गया था, है ना? डिलीट कर दिया था। अगर कोई कंटेनर है,
और इसमें कोई गैसेस भरी हुई हैं। अब वेपर फेज क्या है? वेपर का मतलब गैस फॉर्म में ही है वो। ठीक है, यहां पे गैस ए है और गैस बी भी है। इनका जो टोटल प्रेशर होता है, ये तो किसका है? ए का वेपर प्रेशर किस में? लिक्विड फेज में। राउल्ट्स लॉ तो लिक्विड फेज में बताता है। अब हमें तो निकालना है गैस फेज में। अब गैस में गैस अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही होंगी, तो गैस के लिए कौन सा लॉ लगता है बेटा? हमारा डाल्टन लॉ। गैसेस के केस में, गैसेस के लिए हमारे पास कौन सा लॉ है? डाल्टन्स लॉ। अब डाल्टन्स लॉ कहता क्या है? डाल्टन्स लॉ कहता है अगर इस कंटेनर के अंदर दो गैसेस हैं, गैस ए और गैस बी, तो इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर होगा वो इन गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होगा। सर यही तो राउल्ट्स लॉ कह रहा था। बिल्कुल कह रहा था, लेकिन राउल्ट्स लॉ ये बता रहा था कि लिक्विड फेज में जब होता है पी नोट ए उनके प्योर लिक्विड के और उनके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। अब यहां पे जो पी ए की वैल्यू होगी, गैस ए का वेपर प्रेशर क्या है? इसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, नोट करना है, नोट कर लो, मेरे पास स्पेस कम है और ये आपका क्लास 11th वाला पार्ट है। नोट करना है, यहाँ पे नोट कर सकते हो। ये है क्या है? पी ए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, वो कैसे निकालते हैं? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कितना है? काई ए है। ठीक है, हमें तो वेपर फेज में रखेंगे तो हम वेपर फेज के हिसाब से लिख लेंगे। क्लियर? और पी बी भी कितना होगा? टोटल वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी, जो इसमें होगा काई ए और काई बी। इनके मोल फ्रैक्शन की बात करें। ठीक, राउल्ट्स लॉ ने लिक्विड में बताया, लिक्विड के केस में बताया, और डाल्टन्स लॉ मतलब समझ नहीं आया तो यहां पे बेटा मैं सेग्रीगेट कर देता हूं। ये जो रेड वाला पार्ट है, लिक्विड वाला पार्ट है, यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो कौन बताएगा? ऐसा करते हैं, ठीक, इसको थोड़ा सा 1 सेकेंड नोट सेव करते हैं पहले तो, अदरवाइज आपको नोट से नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलो काम कर रहा है नोट्स। Because file is read only, to change, to keep changes you will need to save presentation with a new name in a different location. वेट करो थोड़ा सा, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं 1 सेकेंड में, आपके नोट्स नहीं हो रहे हैं एक्चुअली सेव, तो मैं आपके नोट सेव कर लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं चेंजेस कर। तो टेक्निकल ग्लिच के कारण आपके नोट्स थोड़े से दिक्कत आ रही थी नोट सेव करने में। चलो फाइनली नोट सेव हो गए। अब देखो मैं बताता हूँ, हाँ मैंने ये डायग्राम भी बना लिया है। और अब देखो ये राउल्ट्स लॉ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है बेटा? राउल्ट्स लॉ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है लिक्विड में। ठीक है, राउल्ट्स लॉ मेरा यहाँ पे लिक्विड में अप्लाई हो रहा है। डाल्टन्स लॉ मैं कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ? डाल्टन्स लॉ में यहाँ पे इस गैसियस फेज में, यहाँ पे अभी ये क्या बने हैं? ये वेपर जो है ये गैसियस फेज में है, तो यहाँ पे मैं अपना क्या अप्लाई कर रहा हूँ? डाल्टन्स लॉ। क्लियर है? और डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ जो पी ए होगा वो टोटल वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है, इनटू इनटू एक गैस जो है यहाँ पे ए के जो वेपर फेज बने उसका मोल फ्रैक्शन। उसका मोल फ्रैक्शन क्या है? वेपर फेज में ए का मोल फ्रैक्शन क्या है? वाई ए। ठीक है, अब अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये भी पी ए है, ये भी पी ए है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा ये लग रहा है, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा ये लग रहा है। ठीक है, राउल्ट्स लॉ ने पी ए का प्रेशर ये बताया था कि इसके जो वेपर बनेंगे उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? ये होगा। लिक्विड फेज में हमने लगाया राउल्ट्स लॉ। ठीक है, जब हमें उसकी कंपोजिशन लिक्विड फेज में बनाई पता थी और इसके मोल्स किस में बने थे? इसके वेपर्स बने थे। ठीक है, अब वेपर बनने के बाद जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे वो डाल्टन्स लॉ ये बताता है कि इतना आना चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2,
मैं ये लिख सकता हूं कि पी नॉट ए काई ए इज इक्वल टू पी टी वाई ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। तो हमें मोल फ्रैक्शन ही चाहिए वेपर फेज में, इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए अपॉन पी टी, है ना। और पी टी के बारे में भी हमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन पता है। क्या पता है भैया? पी टी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, यही होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज। एंड सिमिलरली हमारे पास वाई बी भी आ जाएगा, है ना। वाई बी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई? क्या होएगा? देखो ये क्या है, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, पी बी अपॉन पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू काई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज, अपॉन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या आ गया मेरे पास? मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इन वेपर फेज। ठीक है, अब यहां से आपको और क्या क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, देखो सर, जैसे काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता था, क्या वाई ए प्लस वाई बी भी क्या होगा? 1 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा बेटा, क्योंकि वो भी मोल फ्रैक्शन था, ये भी मोल फ्रैक्शन है। वो लिक्विड फेज में था, ये वेपर फेज में है। आप करके देख लो, दोनों की वैल्यू डालो, 1 आएगी। क्लियर? ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? वाई ए अपॉन वाई बी की जो रेशो आएगी वो किसके बराबर आएगी? पी ए अपॉन पी बी के बराबर, पी ए अपॉन पी बी के बराबर आएगी। और इसको लिखोगे तो काई ए अपॉन काई बी इंटू पी नोट ए अपॉन पी नोट बी के ये बराबर आएगी। कैसे आ रही है सर? करके देख लो बेटा, रेशो ले लो, दोनों की वैल्यू आपको पता है। चलो मैं बताता हूँ। पी ए काई ए की वैल्यू, सॉरी वाई ए की वैल्यू क्या है? वाई ए की वैल्यू पी ए अपॉन पी टी, वाई बी की वैल्यू पी बी अपॉन पी टी। यहाँ से पी टी से पी टी कैंसिल हो गया, पी ए अपॉन पी बी आया, पी ए की वैल्यू काई ए पी नोट ए, और पी बी की वैल्यू काई बी पी नोट बी। तो उसी को हमने बस ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया। अब ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है? देखो, मोल फ्रैक्शन ये क्या बता रहा है? रेशो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज इज इक्वल टू रेशो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ए एंड बी इन लिक्विड फेज इनटू रेशो ऑफ देयर वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। ठीक है, जब भैया वेपर फेज में जो लिक्विड वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन की रेशो होती है वो किसके बराबर होती है? प्रोडक्ट ऑफ रेशो ऑफ मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड रेशो ऑफ वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? अब एक चीज और यहां से देखो, हमने अभी ये रिलेशन लिखा कि वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू काई ए अपॉन काई बी। ऐसे क्यों लिख रहे हैं? आपको ना याद करने में इजी रहेगा, अपॉन पी ए इंटू पी बी। ये रिलेशन हमारा आया। अगर सपोज हमारा पी
पी नोट ए बड़ा हुआ पी नोट बी से, पी नोट ए बड़ा हुआ पी नोट बी से, तो ये जो मेरी रेशो है पी नोट ए अपॉन पी नोट बी वाली, ये ग्रेटर देन वन आएगी। भैया डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू ओवरऑल इसको सोल्व करने के बाद ग्रेटर देन वन आएगा। अब कोई भी चीज देखो एनालॉजी से समझ लो भैया, 5/3 पी ए बड़ा है पी बी छोटा है, तो ये रेशो 1 से 1 पॉइंट समथिंग आएगी, मतलब 1 से बड़ी आ रही है। अब किसी भी चीज को अगर ये कोई रेशो आई, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करते तो वाई ए अपॉन वाई बी के बराबर आता, लेकिन 1 से ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहां से वाई ए अपॉन वाई बी बेटा ग्रेटर देन आएगा काई ए अपॉन काई बी से। बोलो ये बात, क्या ये बात ठीक है? ये बात हजम हो गई कि भैया अगर पी नोट ए की वैल्यू पी नोट बी से ज़्यादा हुई तो वाई ए अपॉन वाई बी की वैल्यू काई ए अपॉन काई बी से बड़ी होगी। मीन्स ये क्या कह रहा है, रेशो ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है, रेशो ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज ग्रेटर देन रेशो ऑफ मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। और ऐसे ही अगर आपका पी नोट ए छोटा हुआ पी नोट बी से, तो पी नोट ए अपॉन पी नोट बी लेस देन वन आएगा। डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू 1 से कम आएगी, 1 से कम आएगी। जब ये वैल्यू 1 से कम आएगी और इससे मल्टीप्लाई होगा, ओवरऑल रिजल्ट वाई ए वाई बी क्या आएगा, कम आएगा काई ए काई बी से। ठीक है, तो ये यहाँ पे समझाने की कोशिश हो रही है। आपको मेन चीज ये याद रखनी है क्योंकि ये आपके न्यूमेरिकल में यूज होगा। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो अब आप जाके वेपर प्रेशर वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, अब आप जाके वेपर प्रेशर वाले सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चंस कर सकते हो जो जहां पे पूछा हुआ है कंपोजिशन इन वेपर फेज। आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो सीबीएसई के लिए करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। जो भी नहीं बन रहा फोटो खींचो, टेलीग्राम पे आओ, है ना, डाउट सोल्व करा लो अपना। ठीक है बच्चे, अब सर इसका यूज़ कैसे होता है ना, ये जो आपने इतना थ्योरी यहाँ पे बताया, इसका यूज़ कैसे होता है मैं लिख के लाना भूल गया, लेकिन इसके ऊपर ना मेंस में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन मेरे याद है, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ठीक है, 2019 में आया था ये कि लिक्विड एम है और एक लिक्विड एन है, इन दोनों ने मिलके एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया। अब आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, यहां से हमें पता लग गया कि भैया क्या है, राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, राउल्ट्स लॉ क्या है, एप्लीकेबल है। और यहाँ पे क्या दिया कि रेशो इनका प्योर फॉर्म में हमें वेपर प्रेशर दिया, एम का था 450 और एन का था 700 कुछ। ठीक है, mmHg। ठीक, और अब आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे ऐसे कि काई एम अपॉन काई एन इज इक्वल टू वाई एम अपॉन वाई एन। ऑप्शन नंबर बी, काई एम अपॉन काई एन इज लेस देन वाई एम अपॉन वाई एन। सी ऑप्शन, काई एम अपॉन काई एन इज ग्रेटर देन वाई एम अपॉन वाई एन। और ऑप्शन डी कुछ अजीब सा दिया था कि काई एम माइनस वाई एम इज लेस देन काई एन माइनस वाई एन। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये चीज़ कैसे बताते हैं, तो ये पीछे वाला ही कॉन्सेप्ट लग गया। हमें पता है कि जो वाई एम अपॉन वाई एन होगा वो क्या होगा बेटा, काई एम अपॉन काई एन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ एम अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ एन इन प्योर फॉर्म। अब पी एम क्या है, यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी एम पी नोट एम इज लेस देन पी नोट एन।
पी नोट एम इज लेस देन पी नोट एन। तो देयरफॉर यहाँ से हमें क्या पता लगेगा, वाई एम अपॉन वाई एन। भैया ओवरऑल ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी, 1 से छोटी आएगी, तो वाई एम अपॉन वाई एन काई एम अपॉन काई एन से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, हमने ये इंफॉर्मेशन निकाली। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे पूछा जाता है। मेंस का क्वेश्चन है 2019 का, चेक कर लेना जाके। ठीक है, कभी सोचो कि सर तो ऐसे ही बना रहे हैं। जो जो चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे के सारे आपके एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, वो सारे के सारे आपके एप्लीकेबल होंगे। बस आप कोशिश करो कि अच्छे से करते रहो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, 2019 का ही है। ठीक है, क्योंकि 19 का पेपर देख रहे थे ना, तो उसमें भी आपके लिए क्वेश्चन दिखे, इसलिए मेरे को वो काईएम वाला क्वेश्चन याद था। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये रीड करते हैं और आपको मेरे हिसाब से होमवर्क दे देना चाहिए। ये तो आसान है। लिक्विड ए लिक्विड बी एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, मींस राउल्ट लॉ एप्लीकेबल है फॉर एंटायर रेंज। किसी भी कंपोजिशन रेंज के लिए हमेशा ही जितना मर्जी ए मिला दो, बी मिला दो, एक आइडियल सॉल्यूशन आपका बनेगा। एट 350 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी आर दिस प्योर। ठीक है, तो पी नोट ए की वैल्यू हमें दे दी 7 इंटू 10⁻³ पास्कल। पास्कल प्रेशर की यूनिट होती है। और पी नोट बी की वैल्यू दे दी 12 इंटू 10⁻³ पास्कल। रिस्पेक्टिवली द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस वेपर in equilibrium with a solution containing 40 mole% of A, mole परसेंट ऑफ A क्या दिया हुआ है, 40%। तो हमें चाहिए द कंपोजिशन ऑफ वेपर। वेपर की कंपोजिशन चाहिए, मींस वाई ए की वैल्यू आपको बतानी है और वाई बी की वैल्यू आपको बतानी है। 2019 का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से सब कुछ दिया ही हुआ है। किसी चीज में फंसो तो बताना, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अटके तो देखते हैं भाई, है ना, कितने क्वेश्चन कितने बच्चे सोल्व करके लेके आएंगे वो भी देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क ही छोड़ता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए, अरे क्या रहेगा, एक होमवर्क ही रहेगा। ठीक है, मेंस का है भाई, मेंस का है। अगर आप मेंस के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो सीबीएसई में तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लोगे यार, है ना। बोर्ड्स की तैयारी तो हो ही जाएगी और थ्योरी भी सारी हो रही है। अभी देखना चैप्टर थोड़ा सा आगे चलेगा, मींस चैप्टर खत्म भी हो जाएगा तो आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी में सोल्व कराऊंगा। ये मत सोचना कि सर तो मेंस के क्वेश्चन लेके आते हैं, है ना, जेई के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, सीबीएसई का क्या होगा। भैया सीबीएसई के सारे क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी और जो भी होता है आपका, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू जितने भी आते हैं, सारे के सारे सोल्व कराऊंगा। आपकी पूरी की पूरी एनसीईआरटी का, इन टेक्स्ट का, बैक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। थ्योरी के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बढ़िया बढ़िया होंगे वो भी मैं आपको लेके आऊँगा। प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन भी आपको करेंगे, मेंस के, जेई के तो कर ही रहे हैं, और आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगी। असाइनमेंट्स मिलेंगी भैया टेलीग्राम चैनल पे, पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं बताऊँगा, यहाँ पे सोल्व कराऊंगा जो अगर बच्चों की डिमांड हुई तो। ठीक है, थोड़ा काम आपको भी करना पड़ेगा। चलो एक ये छोटा सा टॉपिक है हमारा, सक्सेसिव डिस्टिलेशन, बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। क्या कहता है, देखो, डिस्टिलेशन आपने बचपन में प्रोसेस पढ़ी हुई है। डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस होती है, डिस्टिलेशन बेटा एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम मिक्सचर ऑफ लिक्विड में से, मान लो आपने 2 लिक्विड का मिक्सचर बना दिया। ठीक है, आपने एक सॉल्यूशन बना दिया, अब इसमें लिक्विड ए भी है ना, और लिक्विड बी भी है। अब आपने मिक्स कर दिया, आप चाहते हो मैं इनको दोबारा से सेपरेट कर लूँ, तो सेपरेट करने के लिए, 2 लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। कब, जब इन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, जब इन दोनों लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है, तब हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, और सक्सेसिव का मतलब क्या है, डिस्टिलेशन का मतलब समझ आ गया। सक्सेसिव का मतलब एक बार की, दोबारा से की, क्योंकि पहली बार में जब आप डिस्टिलेशन करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा ए और बी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, पहली बार डिस्टिलेशन में क्या पता ए जो आपने अलग किया है उसमें कुछ परसेंट आपका बी भी मिक्स था, फिर आप दोबारा करोगे
उसमें और ज़्यादा प्योरिटी आएगी, है ना, और ज़्यादा प्योर फॉर्म में आ जाएगा ए और बी। तीसरी बार करोगे और ज़्यादा प्योर फॉर्म में आता रहेगा। तो ऐसे बार बार करने को हम क्या कहते हैं, सक्सेसिव, कि बार बार आप कर रहे हो, डिस्टिलेशन प्रोसेस को आप बार बार रिपीट कर रहे हो। ठीक है बच्चे, ये होता है हमारा सक्सेसिव डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन की प्रोसेस आपको समझ आ गई, डिस्टिलेशन क्या होता है। अब यहां पे इसका क्या काम है, ठीक है, यहां पे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। देखो, आपने एक कंटेनर में लिक्विड ए और लिक्विड बी का मिक्सचर बनाया, ठीक है, यहां पे लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है, जिसके लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन कितना है, काई ए और काई बी। क्लियर। आप इसको हीट कर रहे हो, थोड़े टाइम के बाद इसमें क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे इसके। अब वेपर किसके ज़्यादा बनेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस बेटा यूज ही जब होती है जब इनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो भैया इसको ज़्यादा हीट लगेगी, इसके कम हीट पे इसके वेपर्स क्या बनेंगे, कम बनेंगे, हैं, ऐसा ही होगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसके वेपर क्या बन रहे होंगे, कम बन रहे होंगे। मान लेते हैं बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, वैसे हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, हमारे टॉपिक में बॉइलिंग पॉइंट वाला कोई काम नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि होता कैसे है। बी का अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तो बी के यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या बन गए, ज़्यादा बन गए। ठीक, लेकिन आए बनेंगे तो ऐसा नहीं है खाली बी बी के बनेंगे, बनेंगे तो ए के भी। अब यहाँ पे ए के भी वेपर प्रेशर बने तो ए के फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन वाई ए हो गया, और बी के कितने बने, वाई बी बने। किसके ज़्यादा होंगे वो अलग बात है। अरे ठीक है, शिट, दोबारा से एक ऑपरेशन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है, पता नहीं क्यों पावर पॉइंट में कोई दिक्कत आ रही है। चलो ठीक है, देखो, चलो, अब क्या करा, बी के ज़्यादा बन गए यहाँ पे, मान लिया हमने, इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। यहाँ से हमने बी के वेपर्स अलग कर लिए। क्या किया, बी के हमने वेपर्स अलग कर लिए। यहाँ पे हम क्या ले आए, सिर्फ और सिर्फ बी के वेपर्स ले आए, मान के चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ बी के आएंगे, क्योंकि वेपर बेटा ए के भी बने हैं, है ना। और अब हम क्या करेंगे, अब हम वेपर्स अलग कर लिए, वेपर अलग करके हम इसको करेंगे बेटा कंडेंस। क्या करेंगे, कंडेंस। देखो, बी का बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे, लेकिन ए के भी बनेंगे। तो आपने जितने वेपर्स यहाँ पे बने थे सारे के सारे इकट्ठे कर लिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप वेपर्स को अलग कंटेनर में ले आए। अब आपको लिक्विड बी चाहिए था ना, लिक्विड बी, ये तो वेपर आया है बी के, कंडेंस करेंगे। कंडेंस क्या होती है, वेपर से लिक्विड बनाने की प्रोसेस। जब आपने यहाँ पे इसको कंडेंस किया तो यहाँ पे आपका एक न्यू सॉल्यूशन बना। क्या बना, न्यू सॉल्यूशन बना, किसका, ए एंड बी का, न्यू सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी। कंडेंस करोगे दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब यहां पे ये जो लिक्विड सॉल्यूशन बना, इसमें काई ए और काई बी क्या भैया इसके बराबर ही होंगे, सोच के देखो। अच्छा, इस सॉल्यूशन को हम फर्स्ट कंडेंसेट भी बोलते हैं, पहली बार कंडेंस किया है इसीलिए फर्स्ट कंडेंसेट। फर्स्ट कंडेंसेट, ठीक है। सोच लिया, सोच लिया भाई, क्या यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो होंगे, अब लिक्विड फेज में लिक्विड ए भी है बी भी है यहाँ पे, क्योंकि सारे के सारे वेपर बी के नहीं थे, ए के भी थे। यहाँ पे वेपर बी के भी हैं ए के भी हैं, कंडेंस होगा तो लिक्विड ए भी आएगा, लिक्विड बी भी आएगा।
तो लिक्विड फेज में जब ए और बी आया, उनका जो मोल फ्रैक्शन है, क्या वो इसी मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा क्या? सोचने से तो नहीं लग रहा, है ना, क्योंकि सारा का सारा ही थोड़ी वेपर बन गया। कुछ वेपर बने, कुछ नहीं बने अभी तक। जो वेपर से लिक्विड बना, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इनका क्या होगा? अलग अलग होगा। तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया? डैश। अच्छा, कितना होगा? ये ये क्या है? वेपर से ही ये लिक्विड बने हैं। ये वेपर ही लिक्विड में कन्वर्ट हुए हैं। जितने वेपर होंगे उतना ही क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। जितना वेपर कंडेंस होगा उतना ही क्या बनेगा? ये लिक्विड बनेगा। और वेपर के मोल फ्रैक्शन मुझे पता है क्या है। हाँ, वेपर के तो पता है क्या थे, जो इस सॉल्यूशन में वेपर फेज में थे। यहाँ पे वाई ए और वाई बी थे। तो यहां से वेपर ही सारा का सारा लिक्विड बना है, तो इस लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन जो होगा वो वेपर फेज के बराबर होगा। बोलो, बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? यही आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि जो आप कंडेंस करके लेके आओगे। कंडेंस किसको करा? वेपर। वेपर कहाँ बने? पहले वाले सॉल्यूशन में। जितने बनेंगे, कितने बने? वाई ए वाई बी बना। तो वाई ए वाई बी वेपर आपने बनाए, आपने उनको अलग किया, अलग करके कंडेंस किया। तो भैया जो लिक्विड बनेगा वो भी कितना बनेगा? जितना वाई ए और वाई बी था, है ना। बस लिक्विड फेज में लिखने का तरीका हमारा अलग होता है, उसको हम एक्स से लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब सर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये लिक्विड फेज में, ये वेपर फेज में, यहाँ पे वेपर फेज में लेके आए, यहाँ पे लिक्विड फेज में लेके आए। तो बेटा आपको एक चीज बता दूं, आपका मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक होगा, क्योंकि मोल या फिर मोल फ्रैक्शन फिजिकल स्टेट पे आपके डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पे जितने मन में डाउट आना चाहिए, सर ये तो वेपर फेज में है, वेपर से आपने लिक्विड बनाए, तो उतना ही मोल फ्रैक्शन रहेगा, है भाई, उतना ही। भैया मोल या मोल फ्रैक्शन फिजिकल स्टेट पे डिपेंड ही नहीं करते। क्लास 11th का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सारे के सारे जो आपके दुख दर्द है ना, वो सारी के सारे मैं खत्म कर दूंगा। पहली चीज ध्यान रखना है कि आप मोल की बात करो या मोल फ्रैक्शन की बात करो, डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते। नहीं करते तो सर यहाँ पे जितने वेपर में थे उतना ही किस में चला जाएगा? किस में जाएगा? लिक्विड में चला गया। ठीक है, और हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था यहाँ पे सक्सेसिव डिस्टिलेशन का, कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव डिस्टिलेशन, वो क्या कहता है कि जो मोल फ्रैक्शन है ए और बी का नए सॉल्यूशन में, इन न्यू सॉल्यूशन, इन न्यू सॉल्यूशन, जिसे हम फर्स्ट कंडेंसेट, पहली बार कंडेंस कर रहे हो फर्स्ट कंडेंसेट। अब इसमें ये नहीं होगा बेटा कि आपका सारा का सारा ए अलग हो गया, बी भी अलग हो गया। देखो अभी भी इस मिक्सचर में और भी है। आप दोबारा इनके क्या करोगे? ये प्रोसेस रिपीट करोगे, दोबारा इनके वेपर बनाओगे, वेपर को अलग करोगे, फिर दोबारा से उसको कंडेंस करोगे, फिर एक सॉल्यूशन बनेगा, उसको सेकंड कंडेंसेट बोलेंगे, क्योंकि आपने दूसरी बार क्या करा है? कंडेंस किया है। ठीक है, तो इसको क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट कंडेंसेट। ये क्या है हमारा? फर्स्ट कंडेंसेट में जो मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है, इन न्यू सॉल्यूशन, इन फर्स्ट कंडेंसेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, और किस फेज में? किस फेज में? लिक्विड फेज में। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, यहां पे मैं लिक्विड लिख देता हूं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन वेपर फेज। किसका वेपर फेज? जो पुराने सॉल्यूशन का था, ऑफ ओल्ड सॉल्यूशन।
ठीक है, मतलब काई डैश ए न्यू सॉल्यूशन में वाई ए के बराबर होगा, पुराने सॉल्यूशन के वेपर फेज के बराबर, और नए सॉल्यूशन में लिक्विड फेज में बी का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो पुराने सॉल्यूशन के वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। बोलो ठीक है। बहुत आसान है, एक बार नहीं समझ आया तो दोबारा से रिपीट करके देख लो। आपके पास ये सुपर पावर है कि टीचर को रिवाइंड कर सकते हो आप, है ना, कि सर थोड़ा सा पीछे जाओ, है ना, और हमें दोबारा से यही कथा सुनाओ। बस इतनी सी बात है। क्लियर है बच्चे? तो ये आपका कॉन्सेप्ट था सक्सेसिव डिस्टिलेशन का। क्लियर? अब इसी के बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। नहीं होएगा डाउट पूछ लो, फोटो भेजो, डाउट पूछो और कर लो। नहीं समझ आया अगर मैं सॉल्यूशन भेजता हूँ नहीं समझ आया तो बोल देना कि सर अगली क्लास में करा दो, तो आपका पहले ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, वेपर फेस, वेपर प्रेशर पूछा हुआ है बेंजीन और टोलिन का 400 और ये दिया हुआ है। ठीक है, ये प्योर है। मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं बेंजीन के सॉल्यूशन में इतना है। वेपर फेज में बेंजीन के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, और अगर ये वेपर रिमूव करे मतलब निकाल लिए, इस सॉल्यूशन से निकाल लिए एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ये मतलब कंडेंस किया, देन व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन फर्स्ट कंडेंसेट। फर्स्ट कंडेंसेट में मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है बेंजीन का। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर लोगे मुझे पता है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको मज़ा आया होगा, है ना। और आपकी ड्यूटी क्या है, ड्यूटी क्या है भैया, इसको आपको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या पढ़ा क्या है आज हमने? पेपर ग्राफ देखा राउल्ट्स लॉ का, ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ, कंपोजिशन इन वेपर फेज। अब नेक्स्ट आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट होंगी, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट में हम जाके, अभी देखो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन आपका ऑलमोस्ट खत्म, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन खत्म। अब हम सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, फिर वहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ जाएंगी आपकी, और फिर गैस लिक्विड सॉल्यूशन, हेनरी लॉ, और आपका चैप्टर खत्म। तो अगली 4 से 5 क्लास के अंदर, 4 क्लास के अंदर मैं ये चैप्टर रैप अप कर दूंगा। आज कौन सी क्लास है? आज हमारा है लेक्चर नंबर 5। तो 4 या 5 लेक्चर और आएंगे और ये आपका चैप्टर खत्म। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।